जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीके मॉक टेस्ट की सीरीज़ में मॉक टेस्ट संख्या 13 लेके आया हूं। 50 क्वेश्चन है इसमें और बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मॉक टेस्ट तो कराऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और इससे पहले मैंने 12 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं, अगर उनको नहीं देखा तो प्लीज़ उनको देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए आज का मॉक टेस्ट, एक और मॉक टेस्ट संख्या 13। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 कहा गया है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो हमें बताना है कि कौन सी सदिश राशि है। दोस्तों, सदिश राशि वे राशि होती हैं जिनको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चाल प्रवणता एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों कार्य जो है ये अदिश राशि है, आप याद रखिएगा। कार्य कैसी राशि है? तो कार्य अदिश राशि है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और इसमें आधी जो ऊर्जा है, मतलब आधी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका स्थिरीकृत कौन करता है? वो शैवाल करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शैवाल। दोस्तों, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा इसके बारे में। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और शैवाल जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण शैवाल जो होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन। अच्छा, आपको बता दूं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03%, 0.03%। और हमारी छोड़ी गई सांस में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है? 4%। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है ये रोटी को फुलाने का काम भी करती है। तो रोटी किस गैस के कारण फूलती है? तो जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 3 रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? दोस्तों, इंसुलिन जो होता है ये हमारे शरीर में ग्लूकोज जो ब्लड में बढ़ जाती है उसके लेवल को कंट्रोल करता है। और ये कहाँ से निकलता है? ये पैनक्रियास से निकलता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं और उनकी जो बीटा सेल्स हैं उनसे इंसुलिन निकलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीटा सेल से निकलता है। लैंगरहैंस की आइसोलेट जो कहाँ पर होती हैं? अग्नाशय में होती हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है आपका लीवर। मानव में यूरिया कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। और लीवर की मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर होती है, आप याद रखना, सबसे ज़्यादा बनने की क्षमता लीवर में होती है। लीवर विटामिन ए का संश्लेषण करता है। लीवर जो है वो हमारे भोजन की जो टॉक्सिसिटी है, विषाक्तता है, इसको खत्म करता है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्रंथि इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया है? पिट्यूटरी को। थाइमस ग्रंथि ये चेस्ट में होती है, सीने में। क्वेश्चन संख्या 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता? डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता? इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए में जो मतलब 4 नाइट्रोजन बेस हैं उसमें कौन कौन होते हैं? एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, लेकिन यूरेसिल नहीं होता। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में होता है, ना कि डीएनए में। दोस्तों, डीएनए जो है हमारे आनुवांशिकता को नियंत्रित करता है, ये भी आप याद रखना। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यूरेसिल आरएनए में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहा गया है? किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो हमारे खून का रंग लाल है किसके कारण? दोस्तों, मानव के खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आयरन धातु होती है। आयरन के कारण मानव का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसा होता है? आपका लाल होता है। दोस्तों, रक्त का जो पीएच मान है वो कितना है? आपका 7.4 होता है, ये भी आप याद रखें। और हमारे शरीर में वजन का कितना भाग ब्लड होता है? 7% भाग ब्लड होता है। ब्लड क्या है? ब्लड एक ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक माना गया है ब्लड को, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन है इसका काम क्या हमारे शरीर में? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को परिवहन करता है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इनका मुख्य काम है हमारी बॉडी में प्रतिरोधकता को बनाए रखना, रोगों से लड़ने की क्षमता देना, डब्ल्यूबीसी का काम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 6
सिंधु सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य की खोज इसमें हो चुकी थी, तो कांस्य युग से संबंधित है। और इसमें जो लिपि थी पहले पंक्ति में दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सही जवाब ऑप्शन सी। छठे का सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला शहर था वो था आपका हड़प्पा, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, ये हमें बताना है। पहली बौद्ध परिषद जो हुई ये कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह में हुई। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। महाकश्यप इसके अध्यक्ष है। दोस्तों पहली बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु जो कि हर्यंक वंश का राजा था, इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। 4 बौद्ध परिषद हुई, पहली हुई राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के टाइम में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो हमें बताना है कि भारत का कौन सा नेचुरल पोर्ट नहीं है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। कोचीन ये अरब सागर की रानी कहलाता है, केरल में है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और ये आंध्र प्रदेश में है। और चेन्नई जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, आप याद रखें। दोस्तों इससे भी इंपॉर्टेंट है, भारत का टाइडल पोर्ट मतलब ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो भारत में जो ज्वारीय बंदरगाह है वो है कांडला। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, ये भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। अच्छा, भारत का नदीय बंदरगाह कौन सा है, नदी पर स्थित एक बंदरगाह, तो कलकत्ता बंदरगाह जो है ये भारत का एक नदीय बंदरगाह है। नदीय बंदरगाह रिवराइन आइलैंड रिवराइन पोर्ट भारत में कौन सा है, तो नदी बंदरगाह है आपका कलकत्ता बंदरगाह। और कलकत्ता बंदरगाह को डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायमंड हार्बर, याद रखिएगा, डायमंड हार्बर कहा जाता है। डायमंड हार्बर किसका नाम है, कलकत्ता बंदरगाह को डायमंड हार्बर कहा जाता है। दोस्तों भारत में जो मुख्य बड़े बंदरगाह उनकी संख्या कितनी है, 13 उनकी संख्या, ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 क्या कहा गया है, क्वेश्चन संख्या 9 में घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे कहा जाता है, तो घेरे की नीति ये किसने शुरू की थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में घेरे की नीति शुरू की गई, ये आप याद रखें। लॉर्ड बेलेजली इसने सहायक संधि को शुरुआत की थी सन 1798 ईस्वी में, ये आप याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वामपंथी विचारधाराओं पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की जो पार्टी थी, ये दल, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया जब 1939 के त्रिपुरी चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीते तो इनके मतभेद बढ़ने लगे थे गांधी जी के साथ, क्योंकि उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था। तो उसी में कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने एक नई मतलब दल की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और इस फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य क्या था, कांग्रेस को लोकतंत्रवादी बनाना। तो इसकी स्थापना 1 मई 1939 में की गई थी। 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 मई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसने बनाई, फिर सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन होता है वो 23 जनवरी को होता है, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में। और भारत में सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा अंडमान निकोबार में स्थित है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पर है, जवाब होगा अंडमान निकोबार में है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और इस द्वीप का पहले नाम क्या होता था, रोस द्वीप होता था, ये आप याद रखना, रोस द्वीप। और इनकी जो किताब है उस किताब का नाम क्या है, इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस की जो किताब है उस किताब का नाम है इंडियन स्ट्रगल, ये भी आप याद रखने का, इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस का जन्म भारत में कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था और कटक महानदी के किनारे है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 11वां, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ग्रांड बैंक जो है ये मछली पकड़ने का उथला तट है, तो ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो ग्रांड बैंक जो मिलेगा वो मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। दोस्तों ग्रांड बैंक जो है यहाँ पे 2 जलधाराएं मिलती हैं, और कौन कौन सी 2 जलधाराएं हैं, उसमें है आपकी एक लेब्राडोर की जलधारा जो ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम। इन 2 धाराओं के मिलने पर
ग्रांड बैंक बनता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों याद रखिएगा। अच्छा, हम बात करें मछली के बारे में तो आप याद रखिएगा पिसी कल्चर क्या होता है। मछली पालन को ही पिसी कल्चर कहा जाता है। पिसी कल्चर मछली पालन। और मैं आपको बता दूं जो इक्थियोलॉजी है उसे क्या कहा जाता है, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और मछलियों की जो सल्क है वो किसकी बनी होती है, मछलियों के ऊपर जो सल्क छुटती है वो काइटिन की बनी होती है। मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और ये कुछ घास के मैदान है, इन्हें मिलाना है। कंटेबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में मिलते हैं, पुस्टास घास के मैदान हंगरी में मिलते हैं, बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं और पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में मिलते हैं। दोबारा देख लें, कंटेबरी न्यूजीलैंड, पुस्टास घास के मैदान हंगरी और बेल्ट घास के मैदान अफ्रीका, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना। तो 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों घासों का अध्ययन याद रखना क्या कहलाता है, एग्रेस्टोलॉजी घासों का अध्ययन कहलाता है। एग्रेस्टोलॉजी घासों का अध्ययन कहलाता है, ये भी आप याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, वंदे मातरम गीत किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था, ये हमें बताना है। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। दोस्तों सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई और इसमें जो वंदे मातरम था वो मुख्य गीत था। दोस्तों वंदे मातरम गीत की हम बात करें तो इसकी जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम को लिखा है। वंदे मातरम संस्कृत और बंगाली भाषाओं में मूलतः लिखा गया है और वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रगीत है और इसकी गायन की अवधि कितनी है, 65 सेकंड मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ये गीत गाया गया था। जिस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, रहमतुल्लाह सियानी ने की थी। 1896 में पहली बार वंदे मातरम भारत में गाया गया था। यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे गए हैं जैसे सबीना अवज्ञा आंदोलन, ये डांडी मार्च से जुड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी गांधी जी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई और भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920। और चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने 1 साल में आज़ादी दिलाने की बात भी कही थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन इसका सही जवाब है, वंदे मातरम गीत स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन संख्या 14, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार कब किया गया था। तो दोस्तों भारत का जो विभाजन हुआ ये माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ। इस योजना को डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है, डिकी बर्ड प्लान। तो ये प्लान कब आया था, 3 जून का प्लान था। ये सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 जून 1947 का प्लान है, ये आप याद रखना। माउंटबेटन जब भारत आज़ाद हुआ तो माउंटबेटन के काल में ही आज़ाद हुआ था, मतलब ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। दोस्तों भारत का विभाजन जब हुआ तो 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया था। 14 अगस्त नल्ला पाकिस्तान और 15 अगस्त भारत। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन पर एक किताब लिखी गई है। इस किताब का नाम है इंडिया डिवाइडेड। याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड ये किताब किसने लिखी है, तो इंडिया डिवाइडेड जो किताब है ये लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारत के विभाजन पर ये किताब लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 जून का प्लान है, डिकी बर्ड प्लान या माउंटबेटन प्लान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। तो कौन ऐसा है जो संसद का किसी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन संसद में बैठ सकता है। तो दोस्तों संसद में बैठ सकता है और संसद का अभिन्न अंग है। तो आप याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारी संसद का अभिन्न हिस्सा है। अनुच्छेद 79 में कहा गया कि भारत की एक संसद होगी
और इसके 3 अंग बताए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा संसद का प्रथम सदन है और राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है। ठीक है, द्वितीय सदन होने के साथ साथ राज्यसभा स्थायी सदन भी माना जाता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है और भारत का राष्ट्रपति की जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो ब्रिटेन के राजा या रानी के समान है, ये आप याद रखना। ब्रिटेन के राजा या रानी से तुलना की जाती है भारत के राष्ट्रपति की। यहाँ पे लिखा गया है महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी जो होता है प्रथम विधिक अधिकारी है और अनुच्छेद 76 में इसको लिखा गया है। ठीक है सर, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? दोस्तों, संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत गठित की गई और इसमें जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ? वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई गई। इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 389। महिलाएं कितनी थी? 15 इसमें महिलाएं थीं, याद रखिएगा। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारत का संविधान कितने रुपए में बनकर तैयार हुआ था? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे भारत के संविधान में। ठीक है दोस्तों, संविधान दिवस ये आने वाला है, कब होता है? 26 नवंबर को। भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच मध्य विधायी संबंध से संबंधित है? तो राज्य और संघ के बीच जो विधायी संबंध है, कानूनी शक्तियों को लेकर जो संबंध है, वो कहाँ पर लिखे गए हैं? 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाग 11 अध्याय 1 में ये लिखा गया है। दोस्तों, हमारे संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं मूलतः, ये आप याद रखना। जब संविधान लागू हुआ तो कितने भाग थे? 22 भाग हैं। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 18 की ओर चलते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन संख्या 18 में? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? मतलब वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 में, जो कि लागू हुआ था 1989 में। इसके द्वारा मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सही जवाब है ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ और 69वें संविधान के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। मतलब दिल्ली एनसीआर में कब शामिल हुई? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पे लिखा गया है आपका 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। ये भी आप याद रखें। दोस्तों, भारत में जो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 368 में, और ये भाग 20 में आती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने अफ्रीका से ली है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले द हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो नील आंदोलन के जो मतलब समर्थन किया वो कौन से समाचार पत्र ने किया था? द हिंदू पैट्रियट। किसने लिखा है हिंदू पैट्रियट? मैं शुरू किया था, वो है हरीशचंद्र मुखर्जी। दोस्तों, नील आंदोलन जो हुआ, नील विद्रोह, ये 1859 में हुआ था। नील की खेती करने के खिलाफ था, ये अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, तो इसके आप याद रखें। अच्छा, दीनबंधु मित्रा ने तो नील दर्पण लिख दिया। इन्होंने क्या लिखा था? नील दर्पण, याद रखना। दीनबंधु मित्रा ने एक नाटक लिखा जिसका नाम है नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? दीनबंधु मित्रा ने लिखा नील दर्पण, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बंगाल में हुआ था नील आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दोस्तों, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और स्वराज शब्द दिया था किसने? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। स्वराज जो शब्द है वो दयानंद सरस्वती का ही है। दोस्तों, दयानंद सरस्वती, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, मार्टिन लूथर कहा गया। और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। आर्य समाज, ये मूर्ति पूजा का विरोधी है ये समाज। और दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। साथ साथ इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है उसकी रचना भी की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ पे लिखा गया राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उसके बाद में आपका दादा भाई नौरोजी, इनकी एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
ये बहुत फेमस किताब है और बहुत आती है एग्जाम में। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आप याद रखना। दादा भाई नेहरू इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि भी दी गई है। और तिलक लिखे गए हैं। तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी पुणे में। सही जवाब होगा इसका दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द जो दिया है वो दयानंद सरस्वती का है। दोस्तों स्वराज द्वीप कहाँ पर है भारत में? तो स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार में, याद रखना स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार में। अगले क्वेश्चन की ओर, श्रम गहन उद्योग वह है। श्रम गहन उद्योग क्या होते हैं? तो ऐसे उद्योगों को श्रम गहन उद्योग कहा जाता है जहां अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब होता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई को नहीं, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई या 2 मई, चलिए आप कमेंट में बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब होता है, 1 मई या 2 मई, इन दोनों में से एक डेट है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ILO का मुख्यालय जेनेवा में है, याद रखना जेनेवा में है ये, जेनेवा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। निर्धनता का दुष्चक्र किसकी अवधारणा से संबंधित है? तो दोस्तों निर्धनता का जो दुष्चक्र है ये अवधारणा किसने दी थी? 22 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, रैगनर नक्स ने दी थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अच्छा, कार्ल मार्क्स लिखा गया, इनकी किताब याद रखना दास कैपिटल। दास कैपिटल ये किसकी रचना है? जवाब होगा कार्ल मार्क्स की रचना है। एडम स्मिथ इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और इनकी किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत फेमस किताब है, बहुत आती है एग्जाम में, वेल्थ ऑफ नेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन संख्या 23। वेदत्रयी किसे कहा जाता है? वेदत्रयी में 3 वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं? तो 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं आता। दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंध को कौन सा वक्र दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का वक्र कौन दर्शाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फिलिप्स वक्र दर्शाता है। 24 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। लॉरेंज वक्र, कुजनेट वक्र, ये आय की असमानता से संबंधित हैं। आय असमानता का वक्र है दोनों, याद रखना इसके बारे में, आय असमानता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 25 का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों बुग्याल घास के मैदान उत्तराखंड में मिलते हैं। उत्तराखंड भारत का राज्य कब बना था? तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटकर उत्तराखंड बना था। कितने जिले कटे थे? 13 जिले कटे थे। उत्तराखंड को देवभूमि की संज्ञा भी दी जाती है। और उत्तराखंड में कंचनजंगा नहीं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आप याद रखना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के 2-3 दर्रे याद रखना, जैसे नीति दर्रा बहुत आता है एग्जाम में। नीति दर्रा कहाँ पर है? तो नीति पास उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। माना पास या माना दर्रा कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है, ये भी आप याद रखिएगा। राजधानी इसकी 2 हैं, एक उत्तराखंड की देहरादून और एक है गैरसैंण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और भारत में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में एक चीज़ और याद रखें, ऋषिकेश है एक जगह है और ऋषिकेश को योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ऋषिकेश योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। केदारनाथ वो उत्तराखंड नहीं है आपका। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो उत्तराखंड है यहाँ पे पंच प्रयाग बनते हैं। पंच प्रयाग में पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जब धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। उसके बाद में आपका नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाग्नि नदी का संगम होता है। उसके बाद में कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडा नदी का संगम कर्ण प्रयाग है। फिर आपका रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन होता है। फिर आपका देवप्रयाग, और देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है। तो पंच प्रयाग बनते हैं आपके उत्तराखंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होना ज़्यादा, ओजोन परत का क्षरण होना, प्रदूषण होना, इनमें से सभी जलवायु परिवर्तन का कारण है। दोस्तों जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत में या मोदी जी द्वारा एक मिशन की शुरुआत की गई है जिसका नाम है मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये आप याद रखिएगा, लाइफ की शुरुआत की गई है
और ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए है। अभी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए COP27 की बैठक हुई थी मिस्र में। मिस्र का शहर है शर्म अल शेख, याद रखना COP27 हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है, ये हमें बताना है 27 का। कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 और 2। एक तो आपका व्यक्तिगत कर और आपका निगम कर, दोनों प्रत्यक्ष कर होते हैं, दोनों याद रखें। ठीक है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब होता है? 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। और GST दिवस कब होता है? 1 जुलाई को, याद रखना 24 जुलाई आयकर दिवस। अच्छा, भारत में आयकर का जन्मदाता कौन है? जेम्स विल्सन। भारत में आयकर का जन्मदाता कौन है? जेम्स विल्सन भारत में आयकर का जन्मदाता माना जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स विल्सन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है? शब्द इकोसिस्टम किसके द्वारा दिया गया? 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैकल के द्वारा इकोसिस्टम शब्द दिया गया है। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द दिया था हैकल ने। अच्छा, पारिस्थितिकी शब्द इकोसिस्टम तो टेंसले ने दिया था। 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टेंसले, ये गलत है, हैकल ने दिया था इकोलॉजी। हैकल का शब्द है इकोलॉजी और पारिस्थितिकी शब्द है टेंसले का, ये आप याद रखेगा। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली मैं आपको और बता दूं, जो लिंडमैन है इन्होंने 10% ऊर्जा का नियम दिया था, 10% एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो दिया वो लिंडमैन ने दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी? 29 का सही जवाब होगा इन हिसाब से लकड़ी में सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, हम बात करें ध्वनि की तीव्रता, तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में व्यक्त की जाती है, ये आप याद रखना। और मानव के मस्तिष्क पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं? दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा अनुप्रस्थ तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग के समान होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से ये चलती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। वनस्पति निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो पादप जगत का समूह है वो है आपका 31 का ए, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक आते हैं, शैवाल आते हैं और जीवाणु आते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रायोफाइटा, इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर, ये भी आप याद रखें। टेरिडोफाइटा, इन्हें पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे थैलोफाइटा सबसे बड़ा समूह है पादप जगत का। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होगा, दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो ये सीधा होता है। जवाब होगा ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति लाई गई, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति का एक नाम और है HYBP। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति, ये वर्गीज कुरियन के सहयोग से लाई गई, बिल्कुल सही है। उद्यान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई? सुनहरी क्रांति, ये भी सही है। कुक्कुट पालन को बढ़ाने के लिए भूरी क्रांति, ये गलत है। कुक्कुट पालन के लिए कोई भी क्रांति भारत में नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी भारत में एक क्रांति स्टार्ट हुई है, पर्पल क्रांति। और पर्पल क्रांति क्यों शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर में मोगरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए पर्पल क्रांति की शुरुआत की गई है। लवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए पर्पल क्रांति भारत में अब शुरू हो चुकी है। अच्छा, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, याद रखना, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाए कि मूक क्रांति किससे संबंधित है? मूक क्रांति मोटे अनाज से संबंधित है। मूक क्रांति मोटे अनाज से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। नीली क्रांति ये मछली के लिए है। गुलाबी क्रांति झींगे और प्याज के लिए है। काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए है। लाल क्रांति मांस और टमाटर के लिए है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात वाले राज्यों का घटता क्रम क्या है? दोस्तों 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत का जो लिंग अनुपात है वो है 943/1000, मतलब है
1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भारत में कितनी है? 943। 2001 में कितना था? तो 2001 में भारत का जो लिंग अनुपात था वो था 933/1000। 1000 पुरुषों पर 2001 में 933 महिलाएं थी और 2011 में 943 थी। अब हम बात करें कि भारत में जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है वो कहाँ का था राज्यों में, तो भारत में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वो है आपका केरल, केरल के बाद में तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, लिंग अनुपात। 2011 की जो जनगणना थी ये भारत की 15वीं जनगणना है और इसमें 29 विषय शामिल थे। इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। दोस्तों अनुच्छेद 246 में कहा गया है, 246 में कहा गया कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का संघ का कार्य है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं भारत का जो जनघनत्व है 2011 के अनुसार वो कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चले। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, सुमेलित करना है, इसमें देखते हैं क्या है सही जवाब इसका। पहला है आपका तिलैया बांध। तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध को हम देखें तो तिलैया बांध बराकार नदी पर है, बराकार नदी। उसके बाद में आपका पंचेत बांध, पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना मतलब सी बाण सागर परियोजना यह आपकी सोन नदी पर। रंजीत सागर बांध, इसके थीन डैम भी बोलते हैं रंजीत सागर को, ये रावी नदी पर है, बिल्कुल मिल गया। तिलैया बांध बराकर नदी पर, पंचेत बांध दामोदर नदी पर, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर और रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। इसका सही जवाब क्या बनेगा आपका? ये बनेगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है 2, 1, 3, 4। तो यहाँ पे देखें सी में 2, 1, ये 4, 3 है, ये गलत हो गया, तो 2, 1, 3, 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, पराग्वे। दोस्तों पराग्वे दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 ही देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं, एक बोलीविया और एक पराग्वे। दोनों याद रखना, बोलीविया और पराग्वे स्थल अवरुद्ध देश हैं। दोस्तों दुनिया में कितने स्थल अवरुद्ध देश हैं? वो 45 हैं, ये आप याद रखें। जैसे आपसे पूछेगा बुर्किना फासो है, लेसोथो है अफ्रीका का, और एशिया में लाओस है आपका, लाओस के अतिरिक्त कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, मंगोलिया है, अफगानिस्तान है, और ये सारे जो हैं वो आपके लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। टोटल संख्या याद रखना 45 है। ठीक है दोस्तों, और दुनिया का सबसे बड़ा जो स्थल अवरुद्ध देश है वो है कजाकिस्तान, याद रखेंगे कजाकिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा कमेंट में लिख के बताइएगा वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? ये मुद्रा बहुत आती है एग्जाम में, वेनेजुएला की मुद्रा आपको बताना है। और वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान मिलते हैं, लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में ही मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रैंड कैनियन घाटी निम्नलिखित में किस नदी की धारा से बनी एक तंग घाटी है? तो ग्रैंड कैनियन घाटी जो बनती है ये कोलोराडो नदी से बनती है। अमेरिका में और कनाडा की बॉर्डर पर मिलेगी ग्रैंड कैनियन घाटी, तो यह आपकी कोलोराडो नदी। ठीक है दोस्तों, मिसिसिपी नदी लिखा गया है। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा दुनिया में कौन सी नदी बनाती है? पक्षी के पंजे के समान डेल्टा बनाती है आपकी मिसिसिपी नदी के समान डेल्टा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये आप याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, और ये अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? दोस्तों पंचायती राज दिवस भारत में कब होता है? 24 अप्रैल को होता है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी समिति नहीं है। LM सिंघवी समिति बिल्कुल है, थुंगन समिति बिल्कुल है, बलवंत राय समिति ये भी है, लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति ये चुनाव सुधार के लिए बनाई गई है, ना कि पंचायती राज के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दोस्तों हम बात करें पंचायती राज की, तो भारत में पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से हुई थी। राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई। 73वां संविधान संशोधन किया गया और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बदलाव किया गया और इसमें क्या कर दिया गया कि 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 243A से लेकर O तक दिया गया है। और भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था? 3 स्तर की, और 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी।
3 स्तर की बात करें तो सबसे ऊंचा जिला परिषद, उस जिला पंचायत, उसके बाद में आपका ब्लॉक समिति और फिर आपका ग्राम पंचायत, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 39, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? दोस्तों पृथक निर्वाचन जो प्रणाली लाई गई भारत में वो 1919 के अधिनियम द्वारा लाई गई थी। चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार इन्हें कहा जाता है 1919। अच्छा, इसको मार्ले मिंटो बोलते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम, पृथक निर्वाचन प्रणाली 1919 में आई मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको बताना है कि 1909 के अधिनियम द्वारा क्या प्रावधान भारत में हुआ था, मुख्य प्रावधान क्या था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, उसके बाद में प्रारूप संविधान समिति के लिए प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति बनी थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, सरदार पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सरदार पटेल वही व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का बिस्मार्क, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में और इन्हें बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार की उपाधि मिली थी। इनकी जयंती कब होती है? 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है सरदार पटेल की जयंती। इनकी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया? मतलब सुप्रीम कोर्ट की कौन सी संवैधानिक पीठ थी जिसने दुर्लभ सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस 1980। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। दोस्तों हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो भारत का सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के तहत स्थापित किया गया है और इसकी पहली सिटिंग जो हुई वो 28 जनवरी 1950 को हुई। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने होते हैं? तो 33 + 1 होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस। दोस्तों लॉन टेनिस से एक खेल याद रखिएगा, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है ये टेनिस में खेला जाता है, ये आप याद रखें। गोल्फ जो है ये टाइगर वुड्स गोल्फ का प्रमुख खिलाड़ी है, ये आप याद रखें। हॉकी में आगा खां कप खेला जाता है, सुल्तान अजलान शाह कप खेला जाता है, जौहर कप खेला जाता है हॉकी में। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि हॉकी मैच खेलने की अवधि कितनी है? 60 मिनट की अवधि होती है हॉकी मैच की, और हॉकी की लंबाई कितनी होती है? 105 सेंटीमीटर होती है। एक्चुअली मैं आपको और बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसका मुख्यालय लॉजेन में है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? ध्यानचंद की गोल, ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और भारत ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आप याद रखें। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप अभी चल रहा है और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका ज्यूरिख में है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख में है फीफा का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच की अवधि 70 मिनट की होती है, ये आप याद रखना, 70 मिनट फुटबॉल मैच। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, भारत में अर्जुन अवार्ड मिलता है खेलों के लिए। ठीक है दोस्तों, ज्ञानपीठ अवार्ड ये मिलता है किसके? साहित्य के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, टाइलर अवार्ड पर्यावरण के लिए दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को। सबसे पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में स्वीडन में मनाया गया था। स्वीडन में सबसे पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट, जवाब होगा तेलुगु। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। दोस्तों तेलुगु भाषा 2008 में शास्त्रीय भाषा बनी थी और सबसे पहली शास्त्रीय भाषा भारत में तमिल थी, 2004 में बनी थी, आप याद रखें। हिंदी के बाद जो भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो बांग्ला है। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला। और तीसरे नंबर पे देखो, पहले पे हिंदी, दूसरे पे बांग्ला, तीसरे पे मराठी और चौथे पे तेलुगु, याद रखना। और हिंदी बोलने वालों की प्रतिशत आबादी है 43.63%, ये आप याद रखिएगा।
सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो धामेक स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ? मौर्यों के काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, धामेक स्तूप ये सारनाथ में है। दोस्तों सारनाथ वही जगह है जहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था। मतलब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और इसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में इस घटना का नाम क्या रखा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन ये आप याद रखना। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के भविष्य का अवतार क्या होगा? मैत्रेय। भविष्य का बुद्ध मैत्रेय हैं। अगला है आपका, चंद्रगुप्त की बंगाल विजयों पर विजय किस अभिलेख में संबंधित है? तो कौन सी मतलब अभिलेख में चंद्रगुप्त की बंगाल विजय लिखी गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महास्थान पर जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त की बंगाल विजयों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? दोस्तों चोल राजवंश का जो राजकीय चिन्ह है वो था आपका एक बाघ, मतलब टाइगर का निशान। टाइगर का निशान। दोस्तों चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था आपका? विजयालय है। और चोल वंश दक्षिण भारत का एक ऐसा वंश है जिसके पास एक सफिशिएंट नेवी थी। सफिशिएंट नेवी थी। जो आपकी नटराज की मूर्ति देखते हैं ना, नटराज की मूर्ति चोल राजवंश की ही देन है। याद रखना इसके बारे में, चोल राजवंश के देन। चोल राजवंश की राजभाषा तमिली थी, ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 48, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? तो दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं एलोरा की गुफाएं। दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं हैं इनकी टोटल संख्या कितनी मानी जाती है? एलोरा गुफाओं की टोटल संख्या है आपकी 34। ये आप याद रखना कितनी है? 34 है। और इसमें जो हिंदू गुफाएं हैं उनकी संख्या है 17 हिंदू हैं। उसके बाद में 12 बौद्ध गुफाएं हैं और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। 5 जैन धर्म से संबंधित हैं ये गुफाएं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो एलोरा की गुफाएं हैं ये राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनवाई थी। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा बनवाई गई एलोरा की गुफाएं। और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के कौन से शहर में है? संभाजी नगर में। अब आप कहोगे सर संभाजी नगर कौन सा नगर हो गया? एक्चुअल में औरंगाबाद में स्थित है, लेकिन औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर कर दिया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की ये जो वो हैं वो आपके यहाँ पे मिलेंगे, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। अगला क्वेश्चन संख्या 49, महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा कौन से आंदोलन के दौरान जोड़ा गया था? तो 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी 1917 में। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। हालांकि इसका नाम हिंदी में है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है दोस्तों, और ये गांधी की आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है। दोस्तों आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। आरबीआई ने किस वर्ष से महात्मा गांधी के फोटो नोट पर छापनी स्टार्ट की थी? 1996 से आरबीआई ने महात्मा गांधी की नोट पर फोटो छापनी स्टार्ट की थी। आप याद रखिएगा इसके बारे में। अच्छा, गांधी जी के बारे में एक चीज़ और याद रखें, गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। अगला क्वेश्चन 50, इसमें कहा गया भारत में मुस्लिम शासन को किसने शुरू किया था? तो मुस्लिम शासन को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद गोरी को, क्योंकि गोरी का गुलाम ही कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में फिर दास वंश की स्थापना कर दी थी, लाहौर से इसने स्थापना की। तो भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो चुकी है मोहम्मद गोरी के आने से। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया इल्तुतमिश की सबसे फेमस जो भारत में काम किया वो था एकता प्रणाली। इसमें सैनिकों को जमीन दी जाती थी, सैन्य सेवा के बदले पैसा नहीं मिलता था, और उसकी मृत्यु के बाद जमीन राजा के पक्ष में चली जाती थी। तो भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप ये सेशन आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा, और ये अच्छा लगा हो सेशन तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जल्दी मिलूंगा अगले मॉक टेस्ट के साथ। और ये जो मॉक टेस्ट था वो था मॉक टेस्ट संख्या 13। आप इसके बारे में याद रखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग इसका एंजॉय उठाएंगे, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।